शुरू करते हैं अपन। जैसा मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको, मुद्रास्फीति की परिभाषा को समझाया था विस्तार से। उसके बाद में हमने शुरुआत की थी कि मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रभाव, अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों पर, अर्थव्यवस्था के विभिन्न साधनों पर मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव पड़ते हैं, मैंने समझाने का आप लोगों को प्रयास किया था। सबसे पहला एक प्रभाव था, वो था आय और धन का वितरण। तो वो किस प्रकार होता है, मैंने विस्तार से आपको समझाया था, लिखवाया भी था। आज उसी में अपन आगे बढ़ते हुए अन्य विभिन्न घटकों पर मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव हैं, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। एक प्रभाव है निवेशकर्ताओं पर। निवेशकर्ता मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, जो निवेश करते हैं उनके दिमाग में ये होता है कि भविष्य में उनको प्रतिफल मिलेगा। इसलिए जब वो निवेश करते हैं तो निवेश कई प्रकार का होता है, हो सकता है जमीन पर भी हो सकता है, प्रतिभूतियों पर भी हो सकता है, गिल्ट मार्केट में भी हो सकता है, एफडी पर भी हो सकता है। कई प्रकार के निवेश होते हैं। निवेशकर्ता जब निवेश करता है तो उसके दिमाग में यही होता है कि भविष्य में उसको अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा। इसलिए यदि बाजार में मुद्रा की स्फीति है तो निवेशकर्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। अब जब निवेशकर्ता कोई प्रतिभूति खरीदता है, सपोज उसके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए का कोई स्टॉक खरीद लिया, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया। अब यदि आने वाले समय में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तब उसका वैल्यू कम हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए निवेशकर्ता जब संपत्तियां खरीदता है तो मुद्रास्फीति बढ़ने पर उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। उसने जो संपत्ति खरीदी है, मुद्रास्फीति बढ़ने पर उस संपत्ति का वैल्यू कम हो जाता है, इसलिए मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार जो परिसंपत्तियां बेचता है उसको फायदा होता है। निवेशकर्ता परिसंपत्तियां खरीदता है इसलिए उसको नुकसान होता है क्योंकि वो निवेश करता है संपत्तियों में। लेकिन जो परिसंपत्तियां बेचता है, जो एजेंट है, जो परिसंपत्तियां बेचता है, जो व्यक्ति है, उसको फायदा होता है। ठीक है, तो इसलिए निवेशकर्ताओं पर मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा निश्चित आय वर्ग पर, निश्चित आय वर्ग अर्थात जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जिनको सैलरी मिलती है, निश्चित रूप से इसकी आय फिक्स होती है। पेंशन करता होते हैं, जिसको पेंशन मिलती है वो भी निश्चित होती है। उसी प्रकार वह व्यक्ति जिसकी आय निश्चित होती है उस पर इसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसकी वास्तविक आय घट जाती है। नामांकित आय तो वही रहती है लेकिन उसकी वास्तविक आय घट जाती है। इसीलिए जिसकी आय निश्चित होती है, फिक्स होती है, मुद्रास्फीति बढ़ने पर उसकी वास्तविक आय घट जाती है। इसलिए मुद्रास्फीति का प्रभाव निश्चित आय वर्ग पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। ऋणी और ऋणदाता, ये मैंने आपको समझा दिया था, कल भी समझा दिया था। कृषकों पर भी प्रभाव मैंने कल आपको विस्तार से समझा दिया था। ठीक है, बचत पर बचत का मतलब, जैसे मैं बचत करता हूं, मैं अपने कुछ पैसे बचा रहा हूं। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बचत का वैल्यू कम हो जाएगा, बचत का वैल्यू कम हो जाएगा। सपोज आज मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, और एक रजिस्टर की कीमत 100 रुपए। इसका मतलब क्या है, मैं जो आज 100 रुपए बचा रहा हूं, इसमें एक रजिस्टर खरीदने की क्षमता है, क्योंकि रजिस्टर की कीमत 100 रुपए है। और सपोज कल यदि मैं आज 100 रुपए बचा के कंटिन्यू रखूंगा, कल यदि रजिस्टर की कीमत 105 रुपए हो जाए, मुद्रास्फीति हो जाए, इसका मतलब मेरे पास जो 100 रुपए है वो रजिस्टर नहीं खरीद पाएगा। इसलिए जब कभी भी मुद्रास्फीति होती है तो बचतकर्ता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसकी जो बचत है उसका वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। इसलिए बचतकर्ता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। और जब कभी भी मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में जो बचत करता है, जो बचाने वाले पैसा है, वो कम से कम पैसा बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको पता है यदि आज वो यदि पैसा बचाएंगे तो कल उनका पैसों का मूल्य कम हो जाएगा, उनके धन का मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए वो बचाने का कम प्रयास करते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि बचतकर्ता पर मुद्रास्फीति का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, बचतकर्ता को
मुद्रास्फीति अधिक होने पर मोटिवेशन नहीं मिलता है, वो डीमोटिवेटेड हो जाता है, इसीलिए वो बचत भी कम करता है। इसलिए मुद्रास्फीति का प्रभाव बचत पर ऋणात्मक ही पड़ता है। भुगतान संतुलन पर, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं इसको। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होता है कि किसी देश में जब हम अपना सामान दूसरे देशों को सामान भेजते हैं, दूसरे देशों का सामान अपने देश में मंगवाते हैं, तो इन दोनों का जो अंतर होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है या व्यापार शेष कहलाता है। लेकिन भुगतान शेष के तो क्या होता है, या भुगतान संतुलन क्या होता है कि करंट अकाउंट के साथ साथ पूंजीगत खाता भी होता है। ठीक है, पूंजीगत खाता में पूंजी का एक देश से दूसरे देशों के बीच आदान प्रदान होता है, पूंजी का दो देशों के मध्य प्रवाह होता है, और उनके बीच का जो अंतर होता है वो पूंजीगत शेष कहलाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, व्यापार शेष और पूंजी शेष, तब बनता है भुगतान शेष। इस दोनों को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। यदि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है तब क्या होगा? हमारा सामान विदेशों के लिए महंगा हो जाएगा, हमारा सामान विदेशों के लिए महंगा हो जाएगा। सपोज $1 में 70 रुपए आ रहे हैं, सपोज एक मोबाइल की कीमत 70 रुपए, इसका मतलब $1 में कितने मोबाइल आएंगे? एक। आज सपोज इस मोबाइल की कीमत बढ़ के 100 रुपए हो जाएगी, तो क्या होगा? $1 में अब एक मोबाइल नहीं आएगा। इसीलिए जब देश के अंदर घरेलू वस्तु और सेवाओं की मुद्रास्फीति बढ़ती है, घरेलू सेवाएं महंगी होती है, तब हमारे भुगतान शेष पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब हमारा सामान महंगा हो गया है। विदेशी लोग जिनके पास डॉलर है, विदेशी धन है, करेंसी है, सोना है, वो हमारा सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारा सामान महंगा हो जाता है, हमारा सामान तुलनात्मक रूप से महंगा हो जाता है। इसीलिए जब कभी भी मुद्रास्फीति होती है तो भुगतान शेष पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि हमारा निर्यात महंगे हो जाते हैं, आयात सस्ते हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा सामान मंगाने का प्रयास करते हैं हमारे देश के अंदर। तो हमारा क्या होता है? सबसे पहले व्यापार शेष, जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, BOT, वो ऋणात्मक होता है, और इसकी वजह से हमारा भुगतान शेष भी प्रतिकूल हो जाएगा। इसलिए इसका सार यही है कि जब कभी भी देश में मुद्रास्फीति अधिक होती है तब हमारा भुगतान शेष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अधिक से अधिक ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि निर्यात घट जाते हैं और आयात बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? ओके। उसी प्रकार करों पर प्रभाव, कर का प्रभाव यह हो गया कि टैक्स जो अपन लोग देते हैं वो कौन किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है। ठीक है, इसीलिए सरकार अपने काम करने के लिए, सरकार अधिक से अधिक अपनी राजकोषीय नीति को लागू करने के लिए, सरकार अधिक से अधिक सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक संस्थाओं के विकास के लिए सरकार अधिक से अधिक पैसा खर्च करती है, ताकि अधिक से अधिक स्कूलें बने, अधिक से अधिक कॉलेजें बने, अधिक से अधिक रोडें बने, अधिक से अधिक रोडें बने। इसीलिए सरकार, आपको सबको पता है, 2 प्रकार के कर लगाती है, एक प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में आपको पता है कर क्या लगता है? कर प्रतिशत के रूप में लगता है। कर कैसे लगता है? प्रतिशत के रूप में लगता है। सपोज एक गिलास की कीमत 100 रुपए है और सरकार 10% कर ले रही है, तो सरकार के पास कितना रुपया जाएगा? 10 रुपए। यदि आज गिलास की कीमत 120 रुपए हो गई तो सरकार क्या लेगी? 10% कर लेगी, तो सरकार के पास कितना जाएगा? अब 12 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है तब अप्रत्यक्ष कर, सरकार का करारोपण बढ़ता है, सरकार का कर कलेक्शन तेज गति से बढ़ता है, सरकार को अधिक से अधिक मुद्रा बाजार से मिलती है, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ने पर उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और सरकार उस वस्तु के मूल्य के आधार पर कुछ अनुपात, कुछ उसका प्रतिशत कर के रूप में लेती है। इसीलिए जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है तब सरकार के अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण में वृद्धि होती है। इसका एसेंस यही है कि जब कभी भी मुद्रास्फीति होती है तो सरकार के कर संग्रहण में वृद्धि होती है, सरकार का कर कलेक्शन भी बढ़ने लगता है। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया सबको? उसी प्रकार अंत में एक और पॉइंट है, वो है प्रोड्यूसर पर, उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको मैं समझाने का आप लोगों को प्रयास करता हूं। आप सबको पता है कि
उत्पादनकर्ता होता है, उसका काम क्या होता है? बाजार से वस्तु और सेवाओं को बेचना और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, जिसको लाभ अधिकतमकरण कहते हैं। फर्म का उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। वो अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त होगा? या तो सरकार, या तो जो फर्म है, उत्पादन करता है, वो अपनी लागत को कम करे, या फिर अधिक से अधिक अपनी आय को अधिक से अधिक करे। आय अधिक कब होगी? जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें अधिक होगी। इसीलिए जब कभी भी मुद्रास्फीति होती है, तब क्या होता है? वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, तब उत्पादनकर्ता को फायदा हो जाता है, क्योंकि जो गिलास पहले 100 रुपए में बिक रही है, अब वो गिलास 120 रुपए में बिक रही है। इसलिए दुकानदार को पहले जो 100 रुपए मिल रहे थे, अब उसको कितने मिल रहे हैं? 120 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ रही है। मजदूरी साथ में बढ़ जाती तब दुकानदार को फायदा नहीं होता, लेकिन मजदूरी तो वही है, मजदूरी तो वही पुरानी मजदूरी है, मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो मजदूर होता है वो समय के साथ नहीं चलता है, उसको पता भी नहीं होता है कि बाजार के अंदर मुद्रास्फीति कितनी घटी है या कितनी बढ़ी है। वो अपनी मुद्रास्फीति को अपनी मजदूरी दर के साथ इंगित नहीं करता है, वो उसका तालमेल नहीं कर पाता है। इसलिए कई अर्थशास्त्रियों ने यह लिखा है कि कीमतें बढ़ जाती है, लेकिन मजदूरी दर है वो पेक्ड रहती है, मतलब एक फिक्स रहती है, कीमतों के साथ नहीं बढ़ती है। इसीलिए उत्पादनकर्ता को फायदा होता है, क्योंकि वस्तु और सेवाओं को बनाने की लागत तो वही है, लागत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन वस्तु और सेवाओं को उन्हीं को वापस बेचने पर अधिक से अधिक पैसा आ रहा है। इसलिए दुकानदार को फायदा है। इसलिए फायदा है क्योंकि वस्तु और सेवाओं की और अन्य साधनों की कीमतें वही है, स्थिर है, फिक्स है, उनमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए उनसे बनने वाले सामान को वापस बाजार में बेचने पर पहले कम पैसा आ रहा था, मुद्रास्फीति बढ़ने पर अधिक से अधिक पैसा आएगा, इसलिए उनको फायदा होगा। इसलिए मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव, धनात्मक प्रभाव उत्पादनकर्ताओं पर पड़ता है। तो ये